यहाँ अपन देखिए आज अपने राजस्थान का साहित्य का टॉपिक है। राजस्थान का साहित्य है, राजस्थान का साहित्य। इसमें देखिए अपन साहित्य के अंतर्गत अपन ने कल सामान्य रूप से इनकी परिचय की बात कर ली थी। साहित्य के बारे में क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार से किस और कौन सी शैली में लिखा जाता है, और रासो है, ख्यात है और मर्सिया गीत है। इस प्रकार से अपन थोड़ी बहुत बात कर ली थी। आगे देखिए अपन इसमें सबसे पहले रासों की बात करें तो रासों में सबसे पहले रासो आता है पृथ्वीराज रासो। कौन सा रासो आता है? पृथ्वीराज रासो जो है राजस्थान का पहला रासो है। सबसे पहले लिखा जाने वाला रासो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। तो अपन पृथ्वीराज रासो से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अपन पहला जो है पृथ्वीराज रासो कि पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो जो है, ये रासो जो है जो मेवाड़ के अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच में भी युद्ध होता है, ठीक है। उनका भी इसका भी वर्णन यहाँ पर आता है। तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध होता है, प्रथम और द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज रासो के रचयिता की बात करें, इसके रचयिता है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई इसके रचयिता है, ठीक है। चंद्रबरदाई इसके रचयिता है, ठीक है। ये रासो जो है पिंगल शैली का है कि और कौन सी शैली का है? पिंगल शैली में रचित है। पिंगल शैली में रचित है। पिंगल शैली में रचित है कि ये पृथ्वीराज रासो जो है कौन सी शैली में? दो शैली बताई थी, डिंगल व पिंगल शैली। तो ये पिंगल शैली में रचित है। पिंगल शैली जो पूर्वी राजस्थान में बोली में लिखी जाती थी, ठीक है। और इनमें देखें यह जो है राजस्थान का पृथ्वीराज रासो क्या है? राजस्थान का पहला रासो है। राजस्थान का पहला रासो है, ठीक है। राजस्थान का कौन सा रासो है? पहला रासो। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो ही लिखा जाता है, उसके बाद में दूसरे रासो शुरू होते हैं इनमें, ठीक है। इनमें आगे अपन और बात करें इसमें कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की उपलब्धियों, इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र व उपलब्धियों का वर्णन है। किसका वर्णन है? इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र व उनके पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है कि इन्होंने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है। जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त की है उन उपलब्धि का वर्णन है, वह उनके जीवन चरित्र से संबंधित जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। किनके द्वारा लिखा जाता है? चंद्रबरदाई के द्वारा, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें जो है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? 91 में प्रथम युद्ध होता है, 92 में द्वितीय युद्ध होता है। किनके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? मोहम्मद घोरी के बीच में होता है।
मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। ठीक है, कि तराइन के प्रथम युद्ध में तो है पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज चौहान जो क्या है हार जाते हैं। ठीक है, ये हार कर क्या वो जो गजनी चले जाते हैं, वहाँ पर गजनी में युद्ध होता है। यहाँ पर जो है तराइन में युद्ध होता है, तराइन के वहाँ पर तो मोहम्मद गोरी वहाँ पर सामने बैठा होता है। पृथ्वीराज चौहान व इनका कवि कौन था? चंद्रबरदाई। कवि कह लो या फिर इनका सबसे अच्छा मित्र कह लो, तो इनका सबसे अच्छा मित्र कौन था? चंद्रबरदाई। ये दोनों ही साथ में थे और ये दोनों ही हमेशा साथ में ही रहते थे। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही सामने थे, साथ में थे। तब उस मैदान में चंद्रबरदाई वह पृथ्वीराज चौहान साथ में थे और मोहम्मद गोरी जो है वहाँ पर सभा लग रही थी। वो सभा में तराइन के द्वितीय युद्ध में हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, तो इनको हार कर मोहम्मद गोरी जो अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है। मोहम्मद गोरी क्या करता है? इनको पृथ्वीराज चौहान को व चंद्रबरदाई दोनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी वहाँ पर सभा का आयोजन करता है, मतलब वहाँ पर सिंहासन पर बैठा हुआ था और पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों मैदान में खड़े थे। उस सभा में बीच में मंडल में वहाँ पर मंडप में खड़े थे। तो वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को जो है मोहम्मद गोरी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम आंख बंद करके भी तीर लगा सकते हो, तो मैं तुम्हारे को एक छूट देता हूँ कि तुम आंख बंद करके जो तीर लगाते हो उस कला को मुझे देखना है। तो मोहम्मद गोरी ये कहता है कि इसको पृथ्वीराज चौहान को, तो चंद्रबरदाई इनके साथ में था, तो इनकी पृथ्वीराज चौहान की आंखें बंद कर दी जाती है, कपड़ा लगाकर आंखें बंद कर दी जाती है। फिर चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, कौन कहता है? चंद्रबरदाई कहता है कि 4 बांस 22 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये वाक्य जो है चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को सुना जाता है। और पृथ्वीराज के साथ हाथों में तीर था, धनुष था, धनुष से वे तीर जो है डायरेक्ट सीधा मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी की गले में लगता है, यहाँ लगता है, तो वहाँ पर मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ये बात कहता है पृथ्वीराज रासो कहता है, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु बाद में होती है, कि जो जाट है जाटों के द्वारा इनकी मोहम्मद गोरी की हत्या होती है। लेकिन पृथ्वीराज रासो कहता है कि मोहम्मद गोरी की यहीं पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मृत्यु हो जाती है। जो शब्द भेदी बाण चलाया जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो इस प्रकार से चंद्रबरदाई के द्वारा ये बात इनको पृथ्वीराज चौहान को कही जाती है। और पृथ्वीराज चौहान जो तीर लगाते हैं वे तीर सीधा मोहम्मद गोरी के गले में जाकर लगता है, तो मोहम्मद गोरी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये बात पृथ्वीराज रासो में कही जाती है। फिर दोनों आपस में चंद्रबरदाई और मोहम्मद गोरी चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों आपस में कठार गोप कर वहीं पर आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर इन दोनों का अहलीला समाप्त हो जाती है। इसका वर्णन जो है पृथ्वीराज रासो में किया गया है, यहाँ तक का वर्णन तो है। बाद में जो इसका वर्णन जो है, बाद में चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों की मृत्यु हो जाती है। बाद में इसका वर्णन, इसको पृथ्वीराज रासो को जो है चंद्रबरदाई के पुत्र ने इसको पूरा किया है। चंद्रबरदाई का पुत्र था जल्लन के द्वारा पृथ्वीराज रासो को पूरा किया जाता है। चंद्रबरदाई के बाद इनके पुत्र जल्हण द्वारा पृथ्वीराज रासो को पूरा किया जाता है। कि यहाँ पर चंद्रबरदाई की मृत्यु हो जाती है। तो बाकी का जो काम था, इनका पुत्र था, किनका? चंद्रबरदाई का पुत्र था जल्लण ने जो है पृथ्वीराज रासो को पूरा किया। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछने लायक है कि चंद्रबरदाई को पूरा किन्होंने किया? तो चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लण था, जल्लण के द्वारा ये पूरा लिखा जाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो में इन राजपूतों की 4 जाति की बात कही जाती है कि राजपूतों की जो 4 जाति थी, वे 4 जातियों की उत्पत्ति जो अग्निकुंड से हुई है, चालुक्य, प्रतिहार, परमार, इन चारों जाति की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से होती है। कौन सी है? देखिए अपन पृथ्वीराज रासो के अनुसार
पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की 4 जातियों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई जाती है। ये राजपूतों की जो 4 जाति है, इनकी उत्पत्ति जो है किनसे मानता है पृथ्वीराज रासो जो है, अग्निकुंड से मानता है कि इन 4 राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, कौन सी जातियां वह? चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो है किनसे मानते हैं? अग्निकुंड से बताई जाती है कि इन 4 जाति की उत्पत्ति जो है किनसे हुई है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से हुई। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, कितने ही बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि अग्निकुंड से कौन सी जाति की उत्पत्ति हुई है या फिर कौन सी जाति की उत्पत्ति नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ये यहाँ पर अपना पृथ्वीराज रासो इतना ही। ठीक है, आगे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा फिर लंबा हो जाता है। ठीक है, अपने एग्जाम की दृष्टि से इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए अपन दूसरा रासो। और इसमें पृथ्वीराज रासो में जो राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया जाता है, किसमें? पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया जाता है। किसमें? पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की जो 36 शाखा है, उन 36 शाखाओं का वर्णन किसमें किया जाता है? पृथ्वीराज रासो में किया जाता है, चंद्रप्रदा के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न भी इंपोर्टेंट बन सकता है कि पूछा जा सकता है कि कौन से रासो के अंतर्गत या कौन से ग्रंथ के अंतर्गत राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है, तो पृथ्वीराज रासो में। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा है खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय है। कि दलपत विजय के द्वारा जो है खुमान रासो लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये पिंगल शैली में रचित है, ये भी पिंगल शैली में रचित है। किसमें? पिंगल शैली में रचित है। खुमान रासो में बप्पा रावल से लेकर, मेवाड़ के शासक थे, बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन इस खुमान रासो में मिलता है। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन इस रासो में मिलता है। ठीक है, कि बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन, यहाँ तक का वर्णन, सारा वर्णन जो है खुमान रासो में मिलता है। खुमान रासो जो दलपत विजय के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता इससे। ये 2-3 चीज़ें बनती है कि खुमान रासो किसके द्वारा लिखा जाता है? दलपत विजय के द्वारा। इसमें किसका वर्णन किया जाता है? मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का वर्णन है। कौन सी शैली में है? पिंगल शैली में। ठीक है, आगे देखें, तीसरा है सगत रासो। ठीक है, सगत रासो जो है
यह रासो जो है गिरधर आशा द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? गिरधर आशा के द्वारा लिखा जाता है। गिरधर आशा द्वारा सगत रासो लिखा जाता है। कि सगत रासो में क्या है? सगत रासो भी पिंगल शैली में, कौन सी शैली में है? पिंगल शैली में है। पिंगल शैली में है, ठीक है। फिर सगत रासो जो डिंगल शैली में है, कौन सी शैली में? डिंगल शैली में। ये डिंगल शैली में है। डिंगल शैली जो पश्चिमी राजस्थान में लिखी जाती है या बोली जाती है उसको डिंगल शैली कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह का वर्णन इस सगत रासो में किया जाता है। महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। इसमें जो शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह, उन शक्ति सिंह का वर्णन जो है सगत रासो में मिलता है, जो गिरधर आशा द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, जो डिंगल भाषा का ग्रंथ है, ठीक है। आगे देखें, इसमें चौथा है विजयपाल रासो। कौन सा है? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो है नलह सिंह या फिर नलह सिंह, कुछ भी पूछ सकता है या फिर कुछ भी आ सकता है। नलह सिंह या फिर नल सिंह एक ही बात है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इनको नलह सिंह भी कहते हैं या फिर नल सिंह भी कहते हैं, ठीक है। कि विजयपाल रासो जो है पिंगल शैली का ग्रंथ है। कौन सी शैली का? पिंगल शैली का ग्रंथ है। इसमें क्या है कि करौली के शासक थे, करौली के शासक विजयपाल की उपलब्धियों का वर्णन है। करौली के शासक है विजयपाल, उनकी उपलब्धियों का वर्णन किसमें है? विजयपाल रासो में है। करौली शासक विजयपाल की उपलब्धियों का वर्णन करौली शासक विजयपाल की उपलब्धियों का वर्णन है किसमें? विजयपाल रासो में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अपन विसल देव रासो। कौन सा रासो है? विसल देव रासो। विसल देव रासो जो है नरपति नाला के द्वारा लिखा जाता है। इसमें तो नल सिंह है, नलय सिंह या फिर नल सिंह है, इसमें है नरपति नालय। कौन है? नरपति नालय, ठीक है। कि नरपति नालय द्वारा लिखा जाता है। कौन सा रासो? विसलदेव रासो। विसलदेव रासो में क्या है कि अजमेर के शासक थे कवि बांधव या फिर विग्रहराज चतुर्थ। इनकी पत्नी थी राजमती। राजमती का जो प्रेम प्रसंग जो है किसके साथ चलता है? विसलदेव के साथ में। विसलदेव और राजमती का दोनों का प्रेम प्रसंग का वर्णन विसलदेव रासो में यानी नरपति नालय द्वारा लिखा जाता है। कि जो शासक थे विग्रहराज चतुर्थ या फिर उनकी उपाधि है कवि बांधव। उनकी पत्नी थी राजमती। राजमती की पत्नी का प्रेम प्रसंग जो है विसलदेव के साथ में चलता है। इनका वर्णन इसमें विसलदेव रासो में लिखा जाता है नरपति नालय के द्वारा, ठीक है। इसमें लिखे अपन कि अजमेर के शासक विग्रहराज चतुर्थ की पत्नी राजमती का प्रेम प्रसंग राजमती के मध्य विग्रहराज चतुर्थ की पत्नी
राजमती व बिसल देव के मध्य प्रेम प्रसंग का वर्णन है। ठीक है, कि इसमें बिसल देव और विग्रह चतुर्थ की जो पत्नी थी राजमती, इन दोनों का प्रेम प्रसंग जो है बिसल देव रासों में लिखा जाता है। रासों में उन सासों की उपलब्धियाँ व उनके जीवन से चरित्र के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, ये नरपति नालय द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अपन कुछ रासों की या फिर कुछ ग्रंथों की। यहाँ देखें अपन राणा हमीर या हमीर के ग्रंथ। हमीर के ग्रंथ कि हमीर के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें हमीर रासो। हमीर रासो जो है, यह जो है जोध राज के द्वारा लिखा जाता है। जोध राज या फिर इसको जोधा राज भी कहते हैं। जोध राज द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर जो हमीर है वह रणथंभौर के शासक है। कहाँ के शासक है? रणथंभौर के शासक है। रणथंभौर के शासक हुए हैं, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। किसमें? हमीर रासो में जोध राज के द्वारा रणथंभौर के शासक है हमीर, उनका वर्णन किया जाता है। ठीक है, एक हमीर रासो वो लिखा जाता है, एक हमीर रासो और लिखा जाता है, वह जो सारंगधर द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा? सारंगधर द्वारा। मेवाड़ के शासक होते हैं राणा हमीर। राणा हमीर की उपलब्धियों के बारे में लिखा जाता है। ठीक है, कौन लिखता है? सारंगधर लिखता है। ठीक है, और देखिए इसमें हमीर काव्य, हमीर काव्य जो है ये भी सारंगधर द्वारा लिखा जाता है। हमीर काव्य जो है सारंगधर, दोनों रचनाएं जो सारंगधर द्वारा ही लिखी जाती है, हमीर रासो व हमीर काव्य। ठीक है, एक है रचना है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य जो है ये जो है नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? नयन चंद्र सूरी द्वारा। नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखी जाती है। नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा जाता है कि हमीर के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, हमीर रासो सारंगधर द्वारा, हमीर काव्य सारंगधर द्वारा, हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी द्वारा। ठीक है, और है इसमें जैसे हमीर मद या हमीर मदमर्दन या हमीर मान यह रचना जो हमीर मदमर्दन या हमीर मान जो है जयचंद्र सूरी द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? जयचंद्र सूरी द्वारा, जयसिंह सूरी द्वारा, जयसिंह सूरी द्वारा लिखी जाती है। हमीर मदमर्दन या फिर हमीर मान दोनों एक ही है। ये जयसिंह सूरी द्वारा लिखी जाती है और यह है हमीर महाकाव्य जो नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनका प्रश्न एग्जाम में बनता है। ठीक है, और आगे देखिए इसमें एक हमीर हट है। हमीर हट रचना जो है हमीर हट जो है चंद्रशेखर द्वारा लिखी जाती है। किसके द्वारा? चंद्रशेखर द्वारा लिखी जाती है। तो रणथंभौर के शासक थे हमीर, उनको हमीर हट की उपाधि भी दी जाती है कि यह कवि
युद्ध से पीछे नहीं हटते थे, मतलब हर एक काम में आगे रहते थे। इस कारण इनको हमीर हट की उपाधि भी दी जाती है। उनके ऊपर हमीर हट नामक से चंद्रशेखर द्वारा एक रासो लिखा जाता है। ठीक है, रणथंभौर के शासक है। और आगे है हमीर रायण। हमीर रायण जो है पद्मनाभ द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, और लास्ट है इसमें हमीरो सर्ग जो है वैकुंठनाथ शास्त्री द्वारा लिखा जाता है। वैकुंठनाथ शास्त्री द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, ये अपने ग्रंथ है। इनमें देखिए कि हमीर रासो जो है इनके जोधराज द्वारा, इनको जोधराज या फिर जोधा राज भी कहते हैं, जो रणथंभौर के शासक के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, और ये नैनचंद सूरी द्वारा भी, ये भी जो है रणथंभौर के शासक द्वारा ही लिखा जाता है। जो रणथंभौर के शासक थे ये भी इनके ऊपर लिखा जाता है। हमीर रासो मेवाड़ के शासक थे राणा हमीर के ऊपर सारंगधर लिखता है, और हमीर काव्य भी सारंगधर द्वारा ही लिखा जाता है। फिर है हमीर महाकाव्य नैनचंद सूरी द्वारा लिखा जाता है, जो रणथंभौर के शासक थे हमीर, उनके ऊपर लिखा जाता है। फिर है हमीर मदमर्दन और या फिर हमीर मान जो है जयसिंह सूरी द्वारा लिखा जाता है। हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखा जाता है, जो रणथंभौर के शासक थे उनके ऊपर लिखा जाता है। हमीर रायण पद्मनाभ द्वारा लिखा जाता है, और हमीरो सर्ग जो वैकुंठनाथ शास्त्री द्वारा लिखा जाता है। यह हमीर के प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो अक्सर इनमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इसमें हमीर रासो कौन सा है, हमीर काव्य के रचनाकार कौन है। तो अपने सभी को एक साथ में देख लिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ रासो हो गए। अब अपन बात करें ख्यात की कि कौन सी ख्यात यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर बात करें ख्यात की। ख्यात, ठीक है, ख्यात में है मोणोत नैणशीरी ख्यात किसकी है? पहली है मोहनोत नैणशीरी ख्यात। ठीक है, मोहनोत नैणशीरी ख्यात जो है स्वयं मोहनोत नैणशी द्वारा ही लिखी जाती है। इसके रचयिता कौन है? मोहनोत नैणशी ही है। मोहनोत नैणशी द्वारा ही लिखा जाता है। ठीक है, मोहनोत नैणशी द्वारा ही लिखा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है, और इसमें मोहनोत नैणशी को जो है मुंशी देवी प्रसाद राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अपन मुंशी देवी प्रसाद मोहनोत नैणशी को नैणशी को राजपुताने यानी राजस्थान का, राजपुताने का अबुल फजल कहा है। कि मोहनोत नैणशी क्या है? राजस्थान के अबुल फजल है। ठीक है, किनके द्वारा कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा जाता है। और इसमें जो है मोहनोत नैणशी जो है जोधपुर के शासक के वहाँ पर दरबारी कवि थे। मोहनोत नैणशी का डायरेक्ट लिखे, नैणशी जोधपुर शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे।
किसके दरबारी कवि थे? जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह। इन जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी कवि थे। कौन? मोहनत नैन सिंह। ठीक है। नैन्सी के ख्यात में राजपूताना के विभिन्न रियासतों का व उनकी पड़ोसी रियासतों का भी इसमें मोहनत नैन्सी के द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। ठीक है। मोहनत नैन्सी में या फिर नैन्सी जी के द्वारा, नैन्सी जी द्वारा या फिर नैन्सी की ख्यात मोहनत ने पूरा लिख लिया यहाँ पर, मोहनोत नैन्सी की ख्यात में, नैन्सी की ख्यात में राजपूताने की विभिन्न रियासतों का जो कि राजपूताना की विभिन्न रियासतों का वर्णन किया गया है, वह पड़ोसी रियासतों का भी वर्णन किया गया है। पड़ोसी रियासतों का भी वर्णन किया गया है, या फिर वर्णन किया जाता है। ठीक है। पड़ोसी रियासतों का वर्णन या फिर इतिहास भी लिखा जाता है। ठीक है। एक ही बात है कि जो मोहनत नैन्सी की ख्यात है, इसमें जो है मोहनत नैन्सी जी के द्वारा राजपूताना की विभिन्न रियासतों, एक रियासत नहीं बल्कि जैसे ये जसवंत सिंह के दरबार में रहे, और ये झालावाड़ में के अंदर दुर्ग है, कागरोन दुर्ग के अंदर भी रहते हैं। कागरोन दुर्ग के अंदर रहकर यह रचना का लिखा जाता है, और इसको जो है बल्कि राजपूताना की विभिन्न रियासतों का वर्णन किया जाता है। एक रियासत नहीं बल्कि मतलब अनेक रियासतों का वर्णन इसमें लिखा जाता है। अपने राजस्थान की नहीं बल्कि राजस्थान की पड़ोसी रियासतें थी, उनका भी वर्णन इसमें लिखा जाता है। रियासतों, पड़ोसी रियासतों का भी वर्णन किया जाता है या फिर उनके इतिहास लिखा जाता है। ठीक है। और यहीं पर मोहनत नैन्सी जी आत्महत्या कर लेते हैं, और इसकी तुलना जो है मोहनत नैन्सी जो है, मोहनत नैन्सी 1670 ईस्वी में आत्महत्या कर लेते हैं। इनके और राजा के बीच में, दोनों के बीच में आपसी मतलब मतभेद हो जाता है, किसी बात से अनबन हो जाती है, तो दोनों में नाराजगी पैदा हो जाती है। तो ये जो मोहनत नैन्सी थे वो गागरोन के दुर्ग पर जाकर आत्महत्या कर लेते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और इस मोहनत नैन्सी जी की ख्यात को जो अबुल फजल के द्वारा जो रचना लिखी जाती है, उनके द्वारा अकबरनामा ग्रंथ से इनकी तुलना की जाती है। अबुल फजल की रचना अबुल फजल के अकबरनामा ग्रंथ से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है। कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा ग्रंथ लिखा जाता है। अकबरनामा की तुलना जो है इसे मोहनत नैन्सी की ख्यात से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है। यहाँ होती है अपने मोहनत नैन्सी की ख्यात, पूरी होती है ख्यात। दूसरा देखिए अपन, एक और मोहनत नैन्सी जी की एक और रचना है, वह रचना है मारवाड़ प्रगनारी विगत। उससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है। इसको मारवाड़
परगनारी विगत, परगनारी विगत, ठीक है। मारवाड़ा परगनारी विगत इनके द्वारा लिखा जाता है, मोहनत नैन्सी जी द्वारा ही लिखी जाती है। ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। और इस रचना को जो मारवाड़ परगनारी विगत जो रचना है, इसको राजस्थान या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि राजस्थान का गजेटियर किसको कहते हैं? मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर या फिर मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं, जो मोहनत नैन्सी द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, इसको राजस्थान या मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है, कि इसको राजस्थान का या फिर मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। किस रचना को? मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है मोहनत नैन्सी जी के द्वारा जो है इसमें 6 शाखाओं 6 रियासतों का इसमें मारवाड़ की इसमें मारवाड़ की 6 रियासतों का वर्णन, 6 रियासतों या कह लो या फिर 6 परगनों का वर्णन मिलता है। मारवाड़ के 6 परगनों का वर्णन किया गया है कि इसके अंतर्गत मारवाड़ के 6 परगनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि इसमें मारवाड़ परगनारी विगत में मारवाड़ के 6 परगनों का वर्णन किया गया है। और इसमें जो है सबसे पहले जाति आधारित आंकड़े व आबादी व राजस्व के बारे में जानकारी यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले आबादी यानी जनसंख्या व राजस्व यानी जो किस प्रकार से जो जनता जो है और राजा जो है जनता से किस प्रकार से पैसा वसूल करते थे, यानी कितनी वहाँ के मारवाड़ में कितनी इनकम होती थी, इसका वर्णन जो इसमें किया गया है। वह पहली जाति आधारित जनगणना जो है मारवाड़ परगनारी विगत में की गई है। ठीक है, आबादी इसमें आबादी व राजस्व से संबंधित वर्णन मिलता है। और इसमें सबसे पहले इसमें जो जातीय आधारित आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। जातीय आधारित उपलब्ध आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। किसमें? मारवाड़ परगनारी विगत में मोहनत नैन्सी जी के द्वारा सबसे पहले इसमें आबादी यानी जनसंख्या व राजस्व से संबंधित इसका वर्णन, इसका इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जातीय आधारित आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। किसमें? मारवाड़ी परगनारी विगत के अंतर्गत। ठीक है, और इनकी तुलना जो है अबुल फजल के अबुल फजल की रचना आईने अकबरी से की जाती है। उसमें तो अकबरनामा ग्रंथ से की गई है। ठीक है, और इसमें जो अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी से मारवाड़ परगनारी विगत की रचना की जाती है। यानी इसमें इसको तुलना की जाती है कि जो अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी, उसके समान
मोहनोत नैंसी की रचना है। मारवाड़ा प्रज्ञारी विगत वह रचना है मोहनोत नैंसी की ख्यात में जो है अबुल फजल की रचना थी। अबुल फजल की रचना अकबरनामा ग्रंथ से उसकी तुलना की जाती है। इसकी तुलना जो है आइन अकबरी से की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये इतना ही है, मारवाड़ा प्रज्ञारी विगत मोहनोत नैंसी के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, इसको राजस्थान का, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का गजेटर किसको कहा जाता है, तो मारवाड़ा प्रज्ञारी विगत को जो है, जो रचना है, इसको जो है राजस्थान का या फिर मारवाड़ का गजेटर कहा जाता है। इसमें जो है मारवाड़ के 6 प्रगणों का वर्णन मिलता है। कितने? 6 प्रगणों का वर्णन किया गया है। और इसमें सबसे पहले आबादी व राजस्व से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, व इनमें सबसे पहले इतिहास लिखा गया है और जातीय आधारित आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। किसमें? मोहनोत नैंसी में, मोहनोत नैंसी के द्वारा मारवाड़ा प्रज्ञारी विगत में। और इसकी तुलना जो है अबुल फजल द्वारा, अबुल फजल की रचना है आइन अकबरी से इसकी तुलना की जाती है। और ठीक है, और इसमें जो है मुंशी देवी प्रसाद है, मुंशी देवी प्रसाद को जो है राजस्थान का कानून निर्माता कहते हैं। मुंशी देवी प्रसाद को जो है राजस्थान का कानून निर्माता कहते हैं। देख ले, ये भी लिख लेते हैं अपन। मुंशी देवी प्रसाद को, मुंशी देवी प्रसाद को राजस्थान का कानून निर्माता कहा जाता है। कि राजस्थान में जो कानून निर्माता है वो किनको कहते हैं? मुंशी देवी प्रसाद को कानून निर्माता कहा जाता है। ठीक है, आज क्लास इतनी ही है।